माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं और डिस्कस करते हैं एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फोर्थ ए एलिमेंट। फोर्थ ए जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि इनका नेचर हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। यहाँ पे एम्फोटेरिक भी लिखना चाहिए था, एम्फोटेरिक। अच्छा, एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के साथ मिलकर बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और बेस के साथ मिलकर ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और एसिडिक अपने एक बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक अपने जो है ना खुसूसियात और बिहेवियर शो करते हैं और अपनी खुसूसियात रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बन के दो ऑक्साइड, मेनली दो ऑक्साइड यहाँ पे हम शो करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और दोनों हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड मतलब ये कि इनका नेचर एसिडिक है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में फिलहाल नहीं बता रहे, ये एसिडिक होते हैं, चाहे ये स्ट्रॉन्ग हो चाहे ये वीक हो, उसके बारे में हम नहीं कह रहे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, स्टेबल फॉर्म है ये, और ये हमारे पास मेटालॉइड ऑक्साइड है और ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे ग्रुप में आएंगे, डाउन द ग्रुप एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि कार्बन की जो ऑक्साइड है, ये नीचे जो ऑक्साइड है, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है। अपने आप में ये थोड़ी वीक एसिड है लेकिन इनसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। मतलब जब जब हम नीचे आएंगे तब तक जो है ना उसी तरह हमारे पास फिर एसिडिक नेचर में कमी आती जाएगी। जर्मेनियम डाइऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड हमारे पास मेटालॉइड ऑक्साइड है और ये हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। बाकी जो हमारे पास टिन की जो ऑक्साइड्स है और प्लम्बम की जो ऑक्साइड है, ये हमारे पास मेटालिक है और ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। मतलब एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड की तरह ये बिहेवियर शो करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को, कॉक्स CO2 या CO को। तो सबसे पहले CO2 को पढ़ते हैं। CO2 का हमारे पास जो एसिडिक नेचर है, असल में एसिडिक है लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक है, मतलब ये वीक एसिडिक है, वीक एसिडिक इन नेचर है। लेस रिएक्टिव विद वाटर, इस वजह से हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ थोड़ी कम होती है, वाटर के साथ रिएक्शन थोड़ा स्लो करते हैं। CO2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहें तो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। HCO3 को कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अगर इससे हम H को हटा दे, सिर्फ CO3 कर दे, तो इस पे -2 चार्ज आएगा, तो CO3 -2, फिर वो हमारे पास होगा कार्बोनेट आयन। तो ये कार्बोनेट आयन और HCO3 -1 बाइकार्बोनेट आयन। तो CO2 H2O के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन पैदा करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन है, ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन अनस्टेबल है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, तो इसके साथ मिलकर दोबारा हमारे पास CO2 और H2O बना लेता है, जिसकी वजह से फिर सोल्यूशन में हमारे पास कम हाइड्रोजन आयन होंगे एक्वियस सोल्यूशन में। कम हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि ये एसिड हमारे पास वीक एसिड है। फिर CO2 को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कर ले तो एसिड असल में ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आयन कम है। जब कुछ ना कुछ एसिडिटी है इसमें, तो इस वजह से हम बेस के साथ इसको रिएक्ट कर सकते हैं। तो CO2 को अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कर ले, कंसंट्रेटेड मतलब 2 मोल एक CO2 की बनिस्बत, तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करने से Na2CO3 बनता है। जब भी कंसंट्रेटेड NaOH को CO2 के साथ मिला ले हम, तो हमारे पास कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट, CO3 - 2 वाला, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन जब CO2 को डाइल्यूट NaOH के साथ हम मिला ले, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ हमारे पास फिर कार्बोनेट नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पास बाइकार्बोनेट मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 वाला। तो ये डिफरेंस याद रखिए, आपके लिए MCQ के तौर पे भी आ सकता है कि जब CO2 को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ मिला ले तो सोडियम कार्बोनेट, लेकिन डाइल्यूट NaOH के साथ मिला ले तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कार्बोनेट्स में है, कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन जिसके साथ हो। अच्छा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड
टू कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जो है ना ये डबल बॉन्डेड होते हैं और ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट करके हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो दो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक किस्म है कोवेलेंट बॉन्ड का। बहरहाल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये हमारे पास अनस्टेबल ऑक्साइड है कार्बन का। ये हमारे पास वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर है। इसका जो हमारे पास एसिडिक नेचर है ये काफी वीक है, इस वजह से इसको काफी तौर पे मतलब बाज लोग इसको न्यूट्रल समझते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसमें न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एसिडिक कैरेक्टर है। वाटर के साथ ये इतना कमजोर एसिडिक है कि वाटर के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता, ना कि हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन वाटर में देता है। फिर हमारे पास कुछ ना कुछ एसिडिक कैरेक्टर की वजह से ये NaOH के साथ मिलकर हमारे पास एक कंपाउंड बना देता है जिसको कहते हैं सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट ये हमारे पास ईस्टर से बना है, ईस्टर से। यहां पे हमारे पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है RCOOR। तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर। तो इस ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास यहां से R निकल कर सोडियम अटैच हुआ है, सोडियम। तो इसको कहते हैं सोडियम इथेनोएट। ओएट का लफ्ज हमारे पास ईस्टर के कंपाउंड में आता है। तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक पोर्शन है और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक या मेटालिक पोर्शन है। तो इस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब NaOH के साथ मिलता है तो हमारे पास सोडियम इथेनोएट मिलता है, सोडियम इथेनोएट। तो ये थी हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब आते हैं SiO2 को पढ़ते हैं। तो SiO2 हमारे पास सिलिकॉन का स्टेबल ऑक्साइड है और सिलिकॉन हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस SiO2 अगर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो ये SiO2 की फॉर्म में होता है और इसका नेचर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक नेचर होता है इसका। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है सिलिकॉन का। तो ये बहुत काफी वीक एसिड है। ये जब काफी वीक एसिड है इस वजह से हमारे पास वाटर के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता, मतलब वाटर इसको तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वहां पे कोई रिएक्टिविटी शो नहीं होता। SiO2 जो हमारे पास है ये एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्शन शो करके हमारे पास ये सोडियम सिलिकेट बनाता है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। तो ये सोडियम सिलिकेट है, साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। और SiO2 हमारे पास कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप का जो हमारे पास एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ मिलकर हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट बनता है, कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास एक स्लेज की सूरत में होता है, स्लेज। अच्छा, फिर है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम के हमारे पास जो ऑक्साइड है GeOx। तो GeO2 एक ऑक्साइड हमारे पास डाई ऑक्साइड, हमारे पास ये भी एम्फोटेरिक है, सॉरी एम्फोटेरिक ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक। तो GeO2 हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है, इस वजह से हमारे पास ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, लेकिन ये काफी स्लो रिएक्शन करता है, जिस वजह से हमें जो एसिड लेना होगा वो काफी गर्म एसिड लेना होगा ताकि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हो और ये इसके साथ कुछ रिएक्टिविटी शो कर दे। तो जब हम GeO को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास बेस होगा, फिर बेस GeO2 बेस की तरह अपने आप को बिहेव अपनी बिहेवियर बेस की तरह रखेगा। तो GeCl4 और 2H2O यहाँ पे पैदा होगा। अगर GeCl4 को मजीद हम 2 क्लोरीन प्रोवाइड कर ले, 2 क्लोरीन आयन 2Cl- तो हमारे पास Ge कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स GeCl6⁻²। तो हमारे पास जर्मेनियम जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं अगर इसको हम यहाँ पे इस सूरत में मजीद क्लोरीन जो है ना इसको प्रोवाइड कर ले, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। GeO2 जो है अगर हम इसको बेस के साथ मिला ले तो हमारे पास यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा, एसिड की तरह। तो एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा और यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हेक्सा जर्मिनेट, सोडियम हेक्सा जर्मिनेट। और इस पे हमारे पास -2 चार्ज होता है, सोडियम पे हमारे पास +1 चार्ज होता है, तो ये इसको बैलेंस करता है। और यहाँ पे जर्मेनियम पे +4 होता है, तो जर्मेनियम के लिए यहाँ पे हम फिर ब्रैकेट में 4 लगाते हैं। सोडियम हेक्सा
जर्मिनेट, और यहाँ पे जर्मिनेट पे हमारे पास जर्मीनियम में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे होता है। फिर हमारे पास ये GeO जर्मीनियम मोनोऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर। GeO हमारे पास हॉट HCl के साथ मिलकर GeCl2 बनाता है और हमारे पास H2O भी बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेस है, बेस, और जब इस बेस के साथ मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे ये एसिड की तरह अपने आप को शो करेगा। तो ये हॉट NaOH के साथ मिलकर हमारे पास Na2SnO2 बनाता है और साथ में हमारे पास इसके साथ वाटर की प्रोडक्शन भी होती है। तो एम्फोटेरिक नेचर है, इस वजह से ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड की तरह अपने आप को बिहेवियर शो करता है। और रिएक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपने NaOH और HCl को हॉट लेना होगा ताकि कुछ ना कुछ रिएक्शन इसका हो सके, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टिविटी कोल्ड नेचर में या कोल्ड फॉर्म में या सर्द हालत में मुश्किल तरीके से करते हैं, मतलब आसानी से नहीं करते। फिर है हमारे पास टिन की जो ऑक्साइड है, टिन SnOx, तब टिन के हमारे पास जो मोनोऑक्साइड है और डाइऑक्साइड है उसके बारे में बता रहा हूं। तो SnO2 स्टेनम डाइऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी हमारे पास बेस हमने हॉट लेना होगा ताकि कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी में आसानी हो। तो यहाँ पे ये हमारे पास एसिड होगा, एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने आप को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं हेक्सा एक्वा। सिर्फ जर्मिनेट की जगह हमारे पास यहाँ पे आएगा स्टेनेट, और इसमें भी हमारे पास स्टेनम पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे होगा, +4। हेक्सा हाइड्रोक्सी, सॉरी एक्वा नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्वा कहा है, हाइड्रोक्सी, हेक्सा सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी स्टेनेट, ठीक है ना। तो इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर हम इसको हॉट HCl के साथ ऐड कर ले तो ये बेस की तरह अपने आप को शो करेगा। ये डाइऑक्साइड ऑफ स्टेनम के बारे में मैं बता रहा हूं। तो ये हमारे पास SnCl4 बनाएगा और साथ में हमारे पास 2 H2O के मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे SnCl4 को अगर हम मजीद 2 क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर ले तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, SnCl6 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे हमारे पास -2 चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ इसके साथ मोनोकेटायनिक आयन आते हैं, लेट्स सपोज हम सोडियम ले लें तो हमारे पास सोडियम 2 आएंगे। अगर कैल्शियम आता है तो हमारे पास कैल्शियम इसके साथ सिर्फ 1 आ सकता है। फिर हमारे पास स्टेनम मोनोऑक्साइड जिसका नेचर हमारे पास एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे भी जो है ना हमने हॉट HCl और NaOH लेने होंगे, तब जाके हमारे पास एसिड के साथ मिलकर SnCl2 प्लस H2O और बेस के साथ मिलकर Na2SnO2 बनाता है और साथ में हमारे पास वाटर भी बनता है। फिर है हमारे पास प्लम्बम ऑक्साइड PbOx, मतलब ये कि प्लम्बम का डाइऑक्साइड और प्लम्बम का मोनोऑक्साइड दोनों हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर। लेकिन प्लम्बम जब +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर, तो ये हमारे पास अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल है, तो अगर हम इसको हॉट HCl के साथ मिलाएंगे, हॉट HCl के साथ, तो हॉट HCl वहां पे फिर हमारे पास टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो PbO2 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है PbO +1/2O में। तो उसके नतीजे में फिर हमारे पास PbCl2 बनेगा, PbCl2, मतलब ये वाला रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा, ये वाला। तो इस वजह से जब आपने PbO2 को रिएक्ट करना है HCl के साथ तो HCl आपने कोल्ड HCl लेना होगा, कोल्ड, हॉट नहीं लेना। तो जब कोल्ड HCl लोगे आप तब जाके जो है ना हमारे पास PbO2 स्टेबल रहेगा। अदरवाइज PbO2 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज होता है और आपको प्रोडक्ट में जो है ना ये वाला नहीं मिलेगा बल्कि ये नीचे वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। तो PbO2 को बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड HCl के साथ अगर हम रिएक्ट कर ले तो PbCl4 मिलेगा हमारे पास और साथ में हमारे पास 2 H2O मिलेंगे। अगर PbCl4 के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर PbCl4 को आप किसी टेम्परेचर में रख दो और वहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अबव हो, ज्यादा हो, तो ये खुद ब खुद डिकम्पोज होगी PbCl2 और Cl2, PbCl2 और सिंपल Cl2
मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ये अनस्टेबल है और ये अपने आप को स्टेबल हालत में कन्वर्ट करेगा। PbO2 PbO में कन्वर्ट करेगा अपने आप को 4 से अबव, और PbCl4 PbCl2 में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपने इसको मेंटेन करके रखना है या इसको मेंटेन करके रखना है तो आपने बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होगा। मजीद अगर इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करना चाहे तो ये एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे भी एसिड है और यहाँ पे भी एसिड है। तो PbO2 plus 2 NaOH plus 2 H2O into Na2PbOH6 मतलब सोडियम हेक्साहाइड्रोक्सी प्लम्बेट। यहाँ पे प्लम्बम पर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका 4 ऑक्सीडेशन, तो इस वजह से प्लम्बेट 4 यहाँ पे हम लिखते हैं। प्लम्बम मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। ये एसिड के साथ बेस की तरह बिहेवियर शो करता है, बेस के साथ एसिड की तरह। जब HCl के साथ हम इसको मिला ले तो PbCl2 स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और साथ में हमारे पास वाटर मिलेगा। और अगर हम इसको PbO प्लस Na2 2 NaOH के साथ हम मिला ले तो हमारे पास Na2PbO2 मिलेगा, और साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। PbCl4 को अगर हम ले ले, PbCl4 मैंने कॉम्प्लेक्सेस का जो टॉपिक है इसके साथ कवर कर लिया। यहाँ पे फेडरल के बुक में लास्ट में एक सेगमेंट है, पोर्शन है कि ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन शो कर दी है, जर्मेनियम, यहाँ पे स्टेनम और यहाँ पे प्लम्बम। PbCl4 को अगर हम 2 क्लोराइड आयन दे दे तो इससे हमारे पास बनेगा PbCl6 और इस पे -2 चार्ज आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में अपने आप को शो करेगा।